नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे प्रकाश क्या होता है। इससे पहले हम पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश से रिलेटेड क्या क्या बातें हमने सीखी थी और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, इस चीज़ की भी जानकारी बताएंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ाएंगे आपको हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रकाश क्या है। यानी बच्चों प्रकाश क्या है, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल समझाएंगे। देखो बच्चों, प्रकाश एक टाइप की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। तो उसे हम प्रकाश कह सकते हैं। इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पिछले पहले हमने चैप्टर में पढ़ा है कि प्रकाश के अंदर कुछ मूलभूत गुण होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस गुण को हमने पढ़ा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा है कि प्रकाश निर्वात में चलता है, निर्वात में भी चलता है। फिर बच्चों हमने पढ़ा है प्रकाश में परावर्तन होता है, ठीक। और हमने बच्चों पढ़ा है कि प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। बच्चों प्रकाश में ये सब चीजें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इसके बाद हम अगले चैप्टर्स में आपको कुछ प्रकाश से रिलेटेड तथ्य बताने वाले हैं जो हम पढ़ाएंगे आपको, और जो हम पिछले चैप्टर्स में हमने नहीं पढ़े थे। तो कुछ तथ्य बच्चों इस प्रकार हैं कि अगर हम आपको बताना चाहें कि प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में बच्चों क्या होता है, व्यतिकरण होता है, जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके बाद प्रकाश में बच्चों विवर्तन होता है, प्रकाश में क्या होता है बच्चों, विवर्तन होता है। उसके बाद बच्चों प्रकाश में पोलराइजेशन होता है यानी ध्रुवण होता है। उसके बाद बच्चों प्रकाश में विद्युत प्रभाव भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। इन सब टॉपिक का अध्ययन हम इन सब धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब बच्चों आपको बताएं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश को अलग अलग उन्होंने साबित किया। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग उनकी अवधारणा थी। क्या थी बच्चों, देखना जाए ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, इन्होंने बच्चों प्रकाश को कण माना। उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, इन्होंने बच्चों प्रकाश को तरंग माना। फिर आए बच्चों मैक्सवेल, इन्होंने प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना। उसके बाद बच्चों आए का नाम प्लांक, इन्होंने बच्चों प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल कहा। तो इन सब चीजों से बच्चों क्लियर हुआ कि आखिरकार प्रकाश है क्या। तरंग कण है, तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, जिन्होंने बच्चों क्या कहा, जिन्होंने बच्चों क्या कहा, पैकेट कहा। क्या कहा बच्चों जी ने, पैकेट कहा। यानी प्रकाश आखिरकार है क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतभेद था। तो इस सब चीज से बच्चों स्पष्ट हुआ और ये क्लियर किया गया कि प्रकाश के अंदर इस सब क्या क्लियर बच्चों किया गया, एक क्लियर किया गया कि प्रकाश के अंदर यानी प्रकाश में एक दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। प्रकाश में दोहरी प्रकृति का गुण पाया जाता है। इन सब चीजों से बच्चों ये क्लियर हुआ। और अब बच्चों आपको बताएंगे इस चैप्टर में हाइगेंस थ्योरी क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है बच्चों। देखिए हाइगेंस ने बच्चों अपने तरंग सिद्धांत में ओनली व्याख्या कर पाई थी किसकी, व्यतिकरण की। और उन्होंने बच्चों विवर्तन की व्याख्या की, लेकिन प्रकाश ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन दो चीजों की व्याख्या करने में बच्चों हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो असफल हो गया, अनसक्सेस हो गया, फेल हो गया।
क्यों ऐसा बच्चों क्यों हुआ, अभी हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चों हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना था, तरंग माना था। और उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश तरंग है तो इसका मतलब प्रकाश के अंदर अनुदैर्ध्य प्रकृति, प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। कैसी बच्चों प्रकृति का होता है, अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। और प्रकाश को अनुदैर्ध्य प्रकृति मानकर यानी ये ध्वनि तरंगों की तरह बिहेव करता है। इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना और जिसके कारण बच्चों इन्होंने प्रकाश में व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या को अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को ये नहीं समझा सके, क्योंकि प्रकाश को इन्होंने अनुदैर्ध्य माना। लेकिन इन सब चीजों को समझाने के लिए प्रकाश को बच्चों कैसा मानना चाहिए, अनुप्रस्थ मानना चाहिए। कैसा मानना चाहिए, अनुप्रस्थ मानना चाहिए। इस वजह से हाइगेंस बच्चों इन दो पॉइंट्स को नहीं समझा सके। ठीक, अब हम बच्चों आपको बताएंगे कि हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। अब धीरे धीरे हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल ये चैप्टर स्टार्टिंग से लेंगे और अंत तक बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे मिटा दें, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो जो अगली थ्योरी लगाएंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस वेव थ्योरी। बच्चों ध्यान से सुनना, कहानी इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले आपको हम बताएंगे मौखिक रूप से, उसके बाद लिखकर भी दिखाएंगे। देखिए बच्चों आपको बता दें, सन 1678 में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कुछ तथ्य स्पष्ट किए। क्या किए सुने। पहला इन्होंने बच्चों ये पॉइंट कहा कि प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। इन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि प्रकाश जब किसी स्रोत से आगे निकलता है तो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। हम इसको लिख दें। क्या कहा इन्होंने कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है तो वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। उन्होंने बच्चों पहले पॉइंट में हाइगेंस ने कहा, ये बात कही थी इन्होंने बच्चों याद रखना, कितनी सन में, सन 1678 में। सन 1678 में कहा कि जब प्रकाश के स्रोत से निकलता है तो वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तब इन्होंने बच्चों एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया। क्या किया सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने कहा कि प्रकाश ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंग है और इसीलिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। आपने अक्सर देखा होगा ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है बच्चों। अगर हम बोल रहे तो अगर समझ लो इस टाइम तो ऑनलाइन है, अगर हम और तुम आमने सामने बैठ के अगर बोले तो मेरी आवाज आपके कानों तक कैसे जाएगी। या यूं समझे कि जब वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो मेरी जो आवाज है वो आपके कानों तक कैसे जा रही है। जैसे ही मोबाइल से आवाज निकलती है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके टच में आती है और वो पार्टिकल क्या करते हैं, उस आवाज को कैच करके, उस साउंड को कैच करके सीधे हमारे कान में आते हैं और बस इस तरीका से एंट्री कर जाते हैं। ठीक इस टाइप से, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से ही हमें आवाज सुनाई पड़ती है। यानी साउंड को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये बच्चों कैसे स्पष्ट हुआ, आपने अक्सर देखा होगा जब किसी कोई महंगी वाली कार हो, गाड़ी हो और अगर उस गाड़ी को लॉक कर दिया जाए, शीशा एकदम लॉक कर दिया जाए, तो आप बाहर से कितना भी चिल्लाते रहो लेकिन अंदर आवाज नहीं जाएगी। लेकिन उसी टाइम बच्चों अगर आप का मोबाइल से अगर नंबर लगाओ तो अगर गाड़ी के अंदर बंदे के पास अगर मोबाइल होगा तुरंत उसके मोबाइल पर कॉल जाएगी। मतलब इसका क्या है, क्या मोबाइल के लिए परमिशन थी, शीशा एकदम ओपन हो गए थे? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं, क्योंकि मोबाइल में जो तरंगें होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। याद रखना, कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हर जगह एंट्री कर सकती है। ठीक,
आप चाहे भी कितना भी मतलब गेट, एक कमरे का गेट लगा लो, दूसरे कमरे का गेट लगा, आप 7 कमरे के भीतर भी बैठे हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी। तो इससे क्लियर होता है ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब अगर सिंपली अगर बोल रहे थे तो ध्वनि तरंगें हमारी कार के शीशे तक गई, यानी उसकी खिड़की तक गई और शीशा लॉक होने की वजह से गायब हो गई, इस वजह से आवाज अंदर नहीं जा पाई। तो हाइगेंस ने क्या कहा बच्चों, हाइगेंस ने प्रकाश को ध्वनि तरंग के समान माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, इस वजह से प्रकाश भी अनुदैर्ध्य तरंगें है। और इसीलिए बच्चों इन्होंने एक ऐसे मीडियम की कल्पना की, एक ऐसे मीडियम की कल्पना की जो समांगी मीडियम था और जो सर्वव्यापी था, जिसका नाम रखा ईथर। इनके जमाने में, इनके टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों, उन सभी का ये मानना था कि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उन सभी का ये मानना था प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तभी बच्चों हाइगेंस ने एक ऐसे माध्यम की कल्पना की जो सर्वव्यापी था, सब जगह मतलब व्याप्त होने वाला था, और ये बच्चों भारहीन था, इसका भार लगभग नगण्य था। ये निर्वात और अन्य पदार्थों में बहुत मतलब ज्यादा स्पीड से एंट्री कर सकता था। इसका बच्चों जो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा का नाम बच्चों कम थी, इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व बहुत कम था, लेकिन बच्चों इसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से इस मीडियम के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लमसम प्रकाश की स्पीड के बराबर हो जाती है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, चलो पहले आपको हम लिख के दिखाते हैं। पहले दूसरे पॉइंट में बच्चों हम लिखेंगे कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंग को ध्वनि तरंगों के रूप में अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग माना। इसलिए क्या बच्चों लिखना, इसलिए अगर ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है तो हमें पता है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, हमको भी पता है। इसलिए प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए यानी चलने के लिए प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक सर्वव्यापी तथा समांगी माध्यम ईथर की कल्पना की। एक सर्वव्यापी तथा समांगी माध्यम ईथर की कल्पना थी कि जो लगभग कैसा था बच्चों, भारहीन था तथा यह अन्य पदार्थों और निर्वात में भी प्रवेश कर जाता था। क्या बच्चों था, अन्य पदार्थों निर्वात में भी प्रवेश कर जाता था। इसका बच्चों घनत्व बहुत कम था, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा थी। क्या लिखना बच्चों, ईथर का जो माध्यम ईथर था, ईथर का घनत्व बहुत कम था, यहाँ लिख रहा है, तथा प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा थी। इसलिए तरंगों का वेग बहुत अधिक था। कैसा था बच्चों, बहुत अधिक था।
ठीक, यानी अगर हम वेग की बात करूं तो वेग v इक्वल टू फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमने बताया कि प्रत्यास्थता अपॉन घनत्व। ठीक बच्चों, अगर घनत्व कम होगा, याद रखना घनत्व कैसा हो, मिनिमम हो, और प्रत्यास्थता कैसी है बच्चों, मैक्सिमम हो, तो ऐसी स्थिति में जो वेग होगा वो कैसा होगा बच्चों, याद रखना मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो यही बात इन्होंने कही कि प्रकाश जो है वो धन तरंगों की भांति बिहेव करता है, और धन तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, और हमें पता है कि अगर प्रकाश धन तरंगों की भांति बिहेव कर सकता है, का नाम हाइगेंस के अकॉर्डिंग बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। और इनके जमाने में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक थे इनके टाइम में, उन सभी का ये मानना था कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तभी हाइगेंस ने एक ऐसे मीडियम की कल्पना की जो समांगी मीडियम था और सर्वव्यापी था, भारहीन था, जो अन्य पदार्थों निर्वात में भी चल सकता था, प्रवेश कर सकता था। इसका घनत्व बहुत कम था, इसकी प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इसमें जो आंतरिक तरंग का वेग था वो बहुत ज्यादा था। ये बात थी बच्चों, और इसलिए इसमें प्रकाश तरंगों का वेग, इन तरंगों का वेग बहुत अधिक था, अधिक था, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के समान था। ठीक बच्चों, इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि जब प्रकाश तरंग किसी वस्तु से परावर्तित होकर या आवर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती है तो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। इन्होंने ये भी बात इसमें मेंशन की अपने हाइगेंस थ्योरी में। और एक अगला पॉइंट इन्होंने बच्चों ये मेंशन किया कि प्रकाश के अलग अलग कलर्स की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। प्रकाश के अलग अलग कलर्स यानी अलग अलग रंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो अलग अलग होती है। ये तो खैर सही है, क्योंकि अगर हम देखें प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश इंसिडेंट करते हैं तो रेड कलर की वेवलेंथ कुछ अलग होती है और बैंगनी की कुछ अलग होती है, मतलब कलर्स के अकॉर्डिंग वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इस चीज को सही उन्होंने माना। ठीक, तो हम लिख देंगे अपने तीसरे पॉइंट में, हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश तरंग किसी वस्तु पर परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर किसी वस्तु से परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर हमारी आंख पर आती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये बच्चों बात कही किसने, हाइगेंस ने अपनी तरंग थ्योरी में। चौथा पॉइंट उन्होंने बच्चों कहा, क्या कहा इन्होंने बच्चों, ये कहा कि अलग अलग कलर्स के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो अलग अलग होगी। मतलब उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग रंग के यानी कलर्स के अलग अलग रंग के प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होगी। ठीक बच्चों, इतना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था। तो किससे आपको हम बता रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में। और याद रखना, हमने लिखा दिया लेकिन याद करने की कोशिश करना। बच्चों आप लिखना कि सन 1678 में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की प्रकृति से संबंध में कुछ तथ्य स्पष्ट किए, कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिन्हें हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम लिखेंगे कि हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और फिर आपके लिखना कि
प्रकाश ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है और हमें पता है कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इस वजह से प्रकाश तरंगों को भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। और हाइगेंस के समय में जितने वैज्ञानिक थे उन सभी का ये मानना था कि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तभी हाइगेंस ने एक ऐसे माध्यम की कल्पना की जो सर्वव्यापी समांगी माध्यम था, जिसका नाम था ईथर। ईथर एक ऐसा मीडियम था बच्चों जो भारहीन था, जो अन्य पदार्थों और निर्वात में भी चल सकता था। ईथर का घनत्व बहुत ज्यादा था, उसकी प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उसमें तरंगों का वेग था जो बहुत ज्यादा था, वो लगभग प्रकाश की स्पीड के समान था, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद बच्चों आप लिख देना कि हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्रकाश तरंग जब वस्तुओं पर गिरती है या वस्तुओं से अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और हमारी आंख पर जब आती है तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और अगले पॉइंट में उन्होंने बताया बच्चों कि अलग अलग कलर्स के प्रकाश की जो वेवलेंथ है, अलग अलग कलर्स के प्रकाश तरंग की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। ये इतना बच्चों था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक। और इनकी कुछ बच्चों असफलताएं हैं और कुछ सफलताएं भी हैं। इनकी सफलता क्या है बच्चों? सफलता इनकी ये है कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो व्यतिकरण को भी समझा सका, प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन को भी समझा सका, यानी अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कर सका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और व्यतिकरण की भी व्याख्या कर सका, ठीक। ये बच्चों इनकी सफलता थी, यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को समझा सका, प्रकाश के व्यतिकरण को भी समझा सका। लेकिन बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझा पाया। ऐसा क्यों? क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और परावर्तन को समझा पाया? क्योंकि बच्चों हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, प्रकाश तरंग को बच्चों कैसा माना? अनुदैर्ध्य माना। और इसी वजह से हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो परावर्तन, ठीक, अपवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करने में सफल रहा, जबकि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ध्रुवण प्रकाश प्रभाव को नहीं समझा सका। रीजन बच्चों क्या है? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना था और जबकि प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर किसकी व्याख्या हो गई? ध्रुवण की व्याख्या हो गई और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को क्यों नहीं मतलब इसकी व्याख्या क्यों नहीं कर सका, तो आंसर रहेगा क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, इस वजह से, ठीक बच्चों। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको बताएंगे कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हम बच्चों प्रूव करके दिखाएंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, और फिर अगला हमारा लेक्चर रहेगा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो बच्चों कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ये ओनली थ्योरी थी और जिससे आप याद कर लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।